प्रगति रोजगार केंद्र में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस पीईटी में भारत के इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 13। इससे पहले हमने को 12 सेट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। इस सेट में हम लोग फिर से मुगल काल पर बनने वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मुगल काल का एक सेट और बनेगा, यानी सेट नंबर 14। उसके बाद साथ ही जो हमारा सेट नंबर 15 होगा, इसमें हम मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपके पेपर में, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है मराठा साम्राज्य, ठीक है। और यहाँ से साथ ही आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत पर चले जाएंगे, जहां साथ ही 5 से 7 वीडियो आपका आधुनिक भारत पर बनेगा और 5 नंबर वहां से आपको मिल जाने हैं, ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। मतलब महाराणा प्रताप तो थे ही, इनके अलावा कौन था। तो साथ ही इनके अलावा आप देखेंगे तो हकीम सूर यह भी प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं महाराणा प्रताप की सेनाओं का एक गुट था, ठीक है। तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हकीम। कल आपने देखा था कि उदय सिंह साथी ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। तो जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो जो मेवाड़ के सामंत हैं, इन लोगों ने 3 मार्च 1572, ये समय याद रखेंगे, इस समय गोगुंडा में महाराणा प्रताप सिंह का साथ ये लोग राज्याभिषेक करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि महाराणा प्रताप सिंह ने अपनी जो राजधानी वो कहाँ पे बनाई हुई है, तो कुंभलगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई हुई है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे अकबर ने क्या किया हुआ है, अजमेर में अपना अस्थायी कार्यालय बनाया हुआ है, यानी आगरा से अजमेर में वो अपना अस्थायी कार्यालय बना रहा है, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा कि अजमेर में वह राजा मान सिंह को सेनापति बनाता है और मीर बख्शी को सेना का अध्यक्ष बनाता है और आसफ खान को ये उप सेनापति बनाता है, यानी 3 लोग को अपॉइंट करता है। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महाराणा प्रताप जी वो भी अपनी सेना को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक का प्रतिनिधित्व वह स्वयं करते हैं और जो दूसरी सेना है उसका प्रतिनिधित्व हकीम शाह सूर करते हैं। और यहाँ ध्यान रखना होगा कि यह कोई राजपूत नहीं है बल्कि अफगान है। कौन है? हकीम शाह सूर कौन है? तो यह अफगान है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध आखिर लड़ा कब गया था साथी, ठीक है। यह युद्ध कब लड़ा जाता है? तो याद रखेंगे 18 जून 1576। 18 जून 1576 को अंततः साथी हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा आपका राइट। अगर हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध को लेकर के, तो यह युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो 18 जून 1576 को लड़ा गया। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि बदायूनी इनका एक पुस्तक है मुंतखाब उस तवारीख, इसमें साथी हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो ये पुस्तक किसका है? मुंतखाब उस तवारीख। तो आपका जवाब होगा बदायूनी। अगर सवाल ये पूछे कि हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा विवरण किस पुस्तक में देखने को मिलता है, तब आपका जवाब होगा मुंतखाब उत तवारीख, ठीक है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप क्या होते हैं साथी? पराजित होते हैं और भाग करके अरावली की श्रेणियों में चले जाते हैं। आगे देखेंगे कि 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप के साथ मृत्यु हो जाती है। इनके बाद इनके पुत्र है अमर सिंह, यह साथी गद्दी पर बैठते हैं। आगे आप देखेंगे तो 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह ने जहांगीर से साथी संधि कर ली हुई है। और इस प्रकार आप देखेंगे मेवाड़ एकमात्र राजपूत राज था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन जहांगीर के साथ साथी ये संधि कर लेते हैं। तो आपसे सवाल कभी कभी पूछता है कि जहांगीर के साथ मेवाड़ के किस शासक ने संधि की हुई है, तब आपका जवाब होगा अमर सिंह। इनका नाम आपको याद रखना होगा। अमर सिंह है कौन? तो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की जाती है? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की जाती है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे 1573। कब? 1573 में साथ ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। रख लीजिए इसको, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में आगे आप देखेंगे तो कई सारे स्थापत्य देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अकबर का गुजरात विजय देखेंगे, जो कि 1572-73 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया हुआ है। गुजरात साथ ही व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान था और यहाँ के शासक हैं मुजफ्फर शाह तृतीय। मुजफ्फर लिखा गलत है, मुजफ्फर शाह तृतीय, ध्यान रखेंगे। अकबर का गुजरात आक्रमण का कारण क्या था, क्यों करना चाहता था? तो यहाँ का शासक साथी अयोग्य था और यहाँ पर साथी पुर्तगालियों का वर्चस्व बढ़ गया था। गुजरात से पश्चिमी देशों के साथ साथी अधिकांश व्यापार होता था। अकबर के विद्रोही मिर्जाओं ने भी गुजरात में शरण रखे थे। तो कई कारण था आप देखेंगे, एक तो व्यापारिक कारण आप देखेंगे और दूसरा पश्चिमी देशों के साथ संबंध, और तीसरा आप देखेंगे तो इनके जो विद्रोही हैं मिर्जा, उनसे वो लोग भी वहीं पर शरण पाए थे, तो उनको भी हराना जरूरी था। तो जुलाई 1572 ईस्वी में अकबर ने साथ ही गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पर आक्रमण किया हुआ है और मुजफ्फर शाह तृतीय, कहीं कहीं लिखा रहता है मुजफ्फर शाह इसलिए ये लिख रहे हैं, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।
गुजरात विजय के बाद आप देखेंगे तो 1573 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक एक स्थान की स्थापना करी हुई है। इस समय अकबर ने भगवान दास को एक निशान और एक नकारा भी प्रदान किया हुआ है। तो आपसे कई बार ये सवाल पूछता है कि भगवान दास को अकबर ने, या ऐसे पूछेगा किसे अकबर ने एक निशान और नकारा दिया, तो आपका जवाब होता है साथी भगवान दास। कब दिया, तो आप बताना गुजरात विजय के समय। अगला प्रश्न है, राजमहल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो राजमहल का युद्ध 12 जुलाई 1576 को लड़ा जाता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। 12 जुलाई 1576 को होता है राजमहल का युद्ध। थोड़ा सा हम देखेंगे अकबर के समय बंगाल और बिहार को लेकर के। देखिए, एक शासक हैं जिनका नाम है सुलेमान कर्रानी। इन्होंने क्या किया हुआ है कि बिहार और बंगाल इन दोनों को मिला करके एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी है। कब? 1564 में। ठीक है। होता क्या है कि 1572 में सुलेमान कर्रानी के बाद इसका जो लड़का वाजिद, यह साथ ही शासक बनता है, और इसके बाद दाऊद शासक बनता है। अब देखिए, दाऊद एक महत्वाकांक्षी शासक है, ये सोचता है पूरे भारत पर राज करेंगे, और इसने राजा यानी शाह की उपाधि धारण की हुई है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने राजा यानी शाह की उपाधि धारण की है? तो आपका जवाब होगा दाऊद। दाऊद ने क्या किया हुआ है? गलती कर दी कि पटना में स्थित था मुगल किला, जिसका नाम था सारी जनानिया का किला, पर इसे याद नहीं रखना है, यहाँ पे बस समझाने के लिए ध्यान रखना है। तो अकबर ने दाऊद के खिलाफ भेजा किसको? मुनीम खां को, कि जाओ और उसे हरा के आओ। तो एक युद्ध यहाँ पे होता है जिसका नाम साथ तुर्कोई का युद्ध। तो अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहीं से शुरू होता है कि तुर्कोई का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखें, तुर्कोई का युद्ध 1575 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो साथ ही इसमें दाऊद और मुनीम खान के बीच में। कौन कौन था? दाऊद और मुनीम खान। मुनीम खान मतलब कि मुगल है, ठीक है, मुनीम खान मतलब मुगल है, और दाऊद मतलब बंगाल और बिहार का शासक। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दाऊद साथी पराजित होता है और उड़ीसा की ओर भागता है, लेकिन मुनीम खां मृत्यु के बाद दाऊद ने पुनः बंगाल पर आक्रमण कर दिया। बाद में जब मुनीम खां की मृत्यु हो जाती है तो दाऊद साथी फिर से आ जाता है यहाँ पे बंगाल पे। अब आगे एक लड़ाई और लड़ी जाएगी जो कि 1576 में होगा, 12 जुलाई 1576। यहाँ ध्यान रखना है 12 जुलाई 1576 को, और इस युद्ध का नाम है साथी राजमहल का युद्ध। और इस युद्ध में दाऊद पराजित फिर से होता है साथी। ठीक है। और मुगल सैनिक उसका सिर काट करके अकबर के सामने पेश कर देते हैं। तो मतलब इस तरह से ये खत्म हो जाता है। एक विद्रोह और होता है काकसाल का विद्रोह, जो कि 1580 में होगा। ठीक है। लंबे समय के बाद बंगाल में होता है, मतलब 12 जुलाई 1576 के बाद 4 साल बाद काकसाल का विद्रोह होता है, बंगाल में होता है, और इसे राजा टोडरमल और अजीज कोको ने शांत कराया हुआ है। तो कई बार ये सवाल पूछता है कि यही बस इतना आपको ध्यान रखना है साथी यहाँ से। ठीक है। तो याद रखेंगे कि राजा टोडरमल और अजीज कोको इन्होंने काकसाल विद्रोह को शांत कराया हुआ है, जो कि कहाँ पे होता है? बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? काबुल पर इसने आक्रमण किया हुआ अकबर ने कब? 1581 में काबुल का विजय किया हुआ है। सिंध पर कब आक्रमण किया हुआ साथी? तो 1591 में सिंध पर आक्रमण करता है। उड़ीसा पर कब करता है? तो 1592 में करता है, बिल्कुल सही है, 1592 में करता है, बिल्कुल सही है। बलूचिस्तान पर कब आक्रमण करता है? तो 1595 1595 में करता है। तो ये 99 देकर के गलत कर दिए। और आपसे पूछा कौन सही नहीं है, तो डी वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर साहब। ठीक है। देखिए, काबुल पर कब विजय किया? तो 1581। हालांकि ये सवाल आएगा नहीं तो टेंशन नहीं लीजिए। कश्मीर पर कब विजय किया? 1585-86। सिंध पर कब विजय किया? 1591। उड़ीसा पर 1592। बलूचिस्तान 1595। कंधार पर कब किया? तो 1595। अगला, अकबर द्वारा सर्वप्रथम अपना दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया गया था? यानी दक्षिण भारत पर किसके विरुद्ध साथी वह अपना पहला आक्रमण करता है? तो आप देखेंगे तो पहला आक्रमण साथी वह अहमदनगर के विरुद्ध करता है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करेंगे अकबर की दक्षिण की नीति, तो अकबर की दक्षिण नीति मुख्यतः साम्राज्यवादी थी। वह संपूर्ण भारत को एक संगठित राष्ट्र का रूप प्रदान करना चाहता था, मतलब वो सबको अपने अंदर मिला करके काम करना चाहता था। ठीक है। 1591 ईस्वी में अकबर ने दक्षिण के जो 4 राज्य हैं उन पर आक्रमण करता है, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इनके शासक के पास अपना दूत मंडल भी भेजता है और अधीनता स्वीकार करने के लिए साथी कहता है। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अब देखेंगे तो इनमें 4 राज्यों में केवल खानदेश, जहां पे राजा अली खान ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया, बाकी 3 अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन लोगों ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इसके लिए अकबर ने क्या किया साथी? 1593 में अहमदनगर के विरुद्ध अपना आक्रमण किया हुआ है। ठीक है। और चांद बीबी की मृत्यु के साथ, जो कि 1600 में की मृत्यु हो जाती है, अहमदनगर का पतन हो जाता है। तो अहमदनगर पर चांद बीबी साथी से संभालती हैं और इनकी मृत्यु के साथ साथ ही अहमदनगर का पतन हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है?
अब देखिए ये होगा साथी, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर खानदेश। अब खानदेश क्यों नाराज हो गया था? पहले तो खानदेश ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। होता क्या देखिएगा, खानदेश को हम दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसकी राजधानी थी साथी बुरहानपुर, और ये पेपर में आता है, ठीक है। यहाँ के शासक हैं राजा अली खान। तो पहले तो ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो साथ ही इनके बेटे हैं मिरान बहादुर, यह बनते हैं शासक, और मिरान बहादुर अकबर की अधीनता मानने से मनाही कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये अधीनता नहीं मानते तो अपने स्वतः आप देखेंगे तो 1599 ईस्वी में अकबर ने स्वयं खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पहुंचता है, और मिरान बहादुर ने खुद को असीरगढ़ के किले में सुरक्षित कर लिया था। अंततः आप देखेंगे थोड़ा समय बाद फरवरी 1601 में मिरान बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगस्त 1601 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी वापस लौट जाया, और यहीं पर असीरगढ़ यानी दक्षिण की स्मृति में आप देखेंगे तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया हुआ है। तो दक्षिण के बादशाह की उपाधि भी धारण की हुई है। तो यहाँ से कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना होगा कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, तो आपका जवाब होगा फतेहपुर सिकरी में। अकबर ने इसे किसकी विजय की स्मृति में बनवाया हुआ है, तो आपका जवाब होगा खानदेश की विजय में। किसकी? खानदेश की विजय में। अगर आपसे सवाल पूछे कि अकबर ने दक्षिण के बादशाह की उपाधि किस की विजय के बाद की हुई है, तो आपका जवाब होगा खानदेश की विजय के बाद। ये सवाल आपसे यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। असीरगढ़ का किला अगर आपसे पूछे तो आप बताना ये दक्षिण भारत में स्थित है, वो भी कहाँ पे? खानदेश में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला सवाल है, अकबर के द्वारा महजर की घोषणा कब किया गया था? महजर की घोषणा ये भाई साहब कब करते हैं? तो याद रखेंगे साथी, इसके द्वारा महजर की घोषणा 1579 में किया था, 1 तो ये वाला डेट आपको ध्यान रखना होगा कि महजर की घोषणा कब किया था। तो जवाब होगा आपका 1579। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा। 1562 में अंबेर की राजकुमारी जोधाबाई के साथ साथ ही इनका विवाह होता है, राजा बिहारी मल करते हैं। 1563 में आप देखें तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया हुआ है। 1563 में अकबर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। 1564 में अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त किया हुआ है। 1575 में आप देखेंगे तो फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना की हुई है। 1579 में आप देखेंगे तो महजर की घोषणा। 1582 में आप देखेंगे तो दीन ए इलाही की स्थापना। 4 अक्टूबर 1605 में आप देखेंगे तो अंततः अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा एक समझिए कालक्रम है जिसे आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, इबादत खाना यानी पूजा गृह की स्थापना अकबर के द्वारा कब किया गया था? तो आपने देखा था कि अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना की हुई है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा साथी, यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। देखिए इबादत खाने की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1575 में। कहाँ पे किया था? तो फतेहपुर सिकरी में किया था। कौन करता है? तो साथी अकबर करता है, ठीक है। प्रारंभ में इबादत खाना केवल मुसलमानों के लिए था, मतलब मुसलमान सिख सैयद थे, उलेमा तक सीमित था। आगे आप देखेंगे तो 1578 में सभी धर्मावलंबियों के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे फारसी हो, चाहे जैन हो, सबके लिए इबादत खाने का साथी दरवाजा खोल दिया गया है। अब इसमें हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई आदि धर्म के आचार्य जो है साथी इबादत खाने में भाग ले सकते थे और डिस्कस कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर ईसाई धर्म की अपेक्षा जैन धर्म से अधिक प्रभावित था। तो ईसाइयों से ज्यादा वो जैन धर्म को मानता था, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो अधिक प्रभावित था, ईसाई की अपेक्षा जैन धर्म से ज्यादा प्रभावित था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये था ही, है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति आते हैं हरिविजय सूरी, इनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसने जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अकबर ने जैनाचार्य जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी है। तो क्या ये सवाल सही है? तो सवाल ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि अच्छा जीन चंद्र सूरी कह रहा साथी। देखिए यहाँ पे दो लोग का नाम आता है, एक तो हरिविजय सूरी और एक तो आता है नाम जीन चंद्र सूरी, और अकबर ने दोनों लोग को कुछ ना कुछ उपाधि दी हुई है। अगर हम बात करेंगे हरिविजय सूरी को लेकर के, ठीक है, जो कि जैन आचार्य हैं, तो हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया हुआ है, जगत गुरु की उपाधि दिया हुआ है, ठीक है। जबकि जो जीन चंद्र सूरी हैं, ध्यान रखेंगे, जबकि जो जीन चंद्र सूरी है इन्हें युग प्रधान की उपाधि दिया हुआ है, युग प्रधान की उपाधि। तो इस तरह से ये भी स्टेटमेंट सही है, तो उपयुक्त सभी सही है। तो इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी होगा प्रश्न का सही जवाब। तो इसे थोड़ा देखेंगे, एक्सप्लेनेशन दिया है कि अकबर ईसाई धर्म की अपेक्षा जैन धर्म से अधिक प्रभावित था, बिल्कुल। हरिविजय सूरी को इसने जगत गुरु कहा हुआ है। अकबर के अन्य जैन आचार्य थे शांति चंद्रन, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय, जय सोम उपाध्याय, ये लोग।
से भेंट की है अकबर ने। 1578 ईस्वी में अकबर ने पारसी पुरोहित है दस्तूर जी मेहर जी राणा से भेंट किया हुआ है। अकबर ने दस्तूर जी मेहर जी राणा को 200 बीघा जमीन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनका नाम अगर थोड़ा सा जगह हो तो कहीं पे इसको लिख लेंगे कि इन्होंने जो जैन आचार्य हैं जीन चंद्र सूरी, ठीक है, इसको युग प्रधान कहा हुआ है। तो याद रखेंगे, यहीं पर कहीं नोट कर लेंगे कि जो जीन चंद्र सूरी हैं, ठीक है, कौन, जीन चंद्र, ठीक है, जीन चंद्र सूरी। तो इंपॉर्टेंट क्यों है जीन चंद्र सूरी? युग प्रधान की उपाधि, क्योंकि इन्हें क्या किया अकबर ने, युग प्रधान की उपाधि दी हुई है। तो युग प्रधान की उपाधि दी हुई है, आपको ध्यान रखना होगा किसे, जीन चंद्र सूरी को। अगला, अकबर के द्वारा महाजर की घोषणा कब की गई? तो ऊपर आपने पढ़ा था कि किस तरह से 1579 में महाजर की घोषणा की जाती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी। अगर हम बात करें थोड़ा सा महाजर की घोषणा, तो 22 जून 1579 को अकबर ने कहां पे, फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद के प्रधान पुरोहित को पदच्युत कर दिया, यानी पद से हटा दिया, और स्वयं प्रवचन मंडल पर चढ़ गया और अपने ही नाम के साथ एक खुतबे पढ़ाए। अकबर खुतबा का प्रारूप परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन जो उलेमा लोग थे उनके आक्रामक प्रतिशोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका। सितंबर 1579 में अकबर ने महाजरनामा व घोषणा पत्र को जारी किया था, जिसके अनुसार उलेमा में मतभेद होने की दशा में अकबर को इमाम आदिल यानी प्रधान व्याख्याकार के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब समझिएगा, उसको वो पढ़ा लिखा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मैं इमाम आदिल बनूं, यानी प्रधान व्याख्याकार बनूं, अगर उलेमा लोग अपने ही भिड़ जाते हैं तो। माजरनामा में अकबर को अमीर उल मोमिनीन कहा जाता है, मोमिनीन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने 1582 ईस्वी में साथी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की हुई है। दीन ए इलाही धर्म का उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं, बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। क्या ये सही है? हाँ सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। दीन ए इलाही नाम नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, ठीक है, मतलब जो दीन ए इलाही है इसका जो प्रधान पुरोहित है वो कौन है? तो अबुल फजल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अगर थोड़ी सी बात करें साथ ही दीन ए इलाही, तो आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो जवाब होगा 1582 में। किसने किया था? तो आपका जवाब होगा साथी अकबर ने। अकबर के इस नए दीन ए इलाही एक संप्रदाय था, तो कह रहा कि इस नए संप्रदाय का उद्देश्य था किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। दीन ए इलाही जो था वह सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित है, ध्यान रखेंगे, मतलब सभी के ईश्वर को मान रहा है। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित साथी कौन है? तो अबुल फजल है, ध्यान रखेंगे। हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, जबकि राजा भगवान दास और राजा मान सिंह ने इसकी सदस्यता से इनकार कर दिया था। 1583 ईस्वी में अकबर ने नया संवत यानी इलाही संवत की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर सलीम को प्यार से साथी शेख बाबा बुलाता था, तो किसको शेख बाबा कहता था? तो आपका जवाब होगा साहब सलीम को, ठीक है, ये सही है। सेकंड है कि सलीम जो है साथी इसका राज्याभिषेक होता है 29 अक्टूबर 1605 को आगरा के दुर्ग में हुआ था, तथा जहांगीर ने विश्व विजयी की उपाधि धारण की हुई है। जहांगीर सिंहासन जब जहांगीर का सिंहासनारूढ़ हो रहा है तो उसमें कोई उसने अभिषेक नहीं कराया, कोई शपथ नहीं रखी है, कोई धर्मोपदेश नहीं दिया, मतलब कि ये सब बिल्कुल भी नहीं करता, ना ही शपथ लेता है और ना ही अभिषेक कराता है और ना ही कोई धर्मोपदेश जैसी चीजें मानता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? डी हो जाएगा सही। अगर हम बात करें जहांगीर को लेकर के, तो जहांगीर का मूल नाम आप जानते हैं साथ ही सलीम है, और 1605 से 1627 तक यह शासन करेगा, यानी 22 वर्ष तक। और 30 अगस्त 1569 को हरखाबाई के गर्भ से इसका जन्म होता है। जहांगीर के पिता अकबर इसे क्या बुलाते थे? शेख बाबा बुलाते थे, क्योंकि उसका जन्म सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होता है। अकबर की मृत्यु के बाद 29 अक्टूबर 1605 को आगरा के दुर्ग में इसका राज्याभिषेक हो जाता है। उसके सिंहासनारूढ़ में कोई अभिषेक नहीं होता है, कोई शपथ नहीं होती है, कोई धर्मोपदेश नहीं होता है, मतलब ये सब सम्मिलित नहीं किया जाता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो जब वहां को सिख धर्म पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप देखेंगे कि जहांगीर ने जो है सजा दिया हुआ फांसी की, किसी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा बी, यानी जहांगीर। बात करेंगे तो सिखों के जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, इन्होंने क्या किया था कि शहजादा खुसरो को आशीर्वाद और आर्थिक सहायता प्रदान की थी कि शासक तुम ही बनना। लेकिन जब जहांगीर गद्दी पर बैठता है तो वह गुरु अर्जुन देव को इसी के कारण साथी फांसी देता है, क्योंकि उन्होंने शहजादा खुसरो को शरण दिया हुआ था। शहजादा खुर्रम जहांगीर की दूसरी पत्नी जगत गोसाई का पुत्र था। यह साथी शहजादा खुसरो का प्रतिरोधी भी था। 1622 में शहजादा खुर्रम ने बुरहानपुर में खुसरो की हत्या कर दी हुई है
और उसके शव को वहीं पर दफना दिया था। हालांकि बाद में जहांगीर के आदेश पर खुसरो का शव साथी वो इलाहाबाद में लाया जाता है और यहीं पर साथी आप जानते हैं दफनाया जाता है, जहाँ पे आजकल खुसरो बाग बना हुआ है। खुसरो को हुतात्मा संत के नाम से आता है। ये पेपर में सवाल आता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया था और इसने मरवाया भी था? और ये है साथी किसने? तो अकबर ने। किसने? सॉरी, अकबर करे, जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। वही अबुल फजल है बेचारा जिसे मरवा दिए हैं, जो कि दीन इलाही में शामिल हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। देखिए, बात करेंगे अबुल फजल, तो 1582 में अकबर के द्वारा स्थापित दीन इलाही का प्रधान पुरोहित होता है, आपने देखा था। शाहजादा सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने 19 अगस्त 1602 को, यानी अकबर की मृत्यु से पहले, अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर का बहुत प्यारा मित्र था। सिंहासन पर बैठने के बाद जहांगीर ने अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को 3000 का मनसब प्रदान किया हुआ है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाई हुई थी साथी, जो कि आगरा के किले से यमुना नदी के किनारे लगभग में 300 गज लंबा सोने की जंजीर थी और इसमें 600 घंटियां लटकी हुई थी। और यह कहता था कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो घंटी बजाए ताकि आवाज हमें सुनाई दे। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुंडा का सदस्य नहीं था? नूरजहां गुंडा नूरजहां ने बनाया हुआ था। इसमें इनके कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे, पर खुर्रम खां इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से एतमाउद्दौला है, ठीक है, और इसमें एतमाउद्दौला भी रहते हैं, और आसफ खान ये भी साथी इसमें शामिल रहते हैं। तो उसके भाई हैं आसफ खान, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे आप शहजादा खुर्रम, ये भी शामिल है, लेकिन महाबत खान नहीं है, माफ करिएगा, महाबत खान साथी शामिल नहीं होते, क्योंकि महाबत खान से तो अभी इसका फाइट हो जाएगा आगे चल के। तो इस तरह से इसके मेंबर में ये नहीं है। तो ए बी सी है, लेकिन ए बी डी है, लेकिन सी नहीं है। तो इस तरह से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि पूछा कौन नहीं है, एक्सप्लेनेशन दिया होगा। देखिए, बात करेंगे नूरजहां, तो यह नूरजहां को हम लोग मेहरुन्निसा के नाम से जानते हैं स्टार्टिंग में। और इनके पिता साथी ग्यास बेग और इनकी माता है असमत बेगम, ठीक है। ग्यास बेग को जहांगीर ने एतमाउद्दौला का उपाधि दिया हुआ है। और आपको पता होगा एतमाउद्दौला का मकबरा, तो साथी ये मकबरा कौन बनवाती है? तो नूरजहां बनवाती है इसकी मृत्यु के बाद। और इसमें साथी एतमाउद्दौला के मकबरे में पित्रा दुर्रा शैली का प्रयोग किया गया, मतलब पूरी तरह से संगमरमर से बना है। आप देखेंगे आगे चल के, तो 1594 में मेहरुन्निसा का जो विवाह होता है वो अली कुली खान के साथ हो जाता है, लेकिन एक युद्ध में अली कुली खान साथी मारा जाता है। उसके बाद जो है 1611 में आप जानते हैं नूर महल व नूरजहां की उपाधि देकर के जहांगीर ने साथी मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया, प्रेम में आसक्त होकर के। नूरजहां ने कश्मीर में शालीमार बाग और निशांत बाग का निर्माण कराया हुआ है। नूरजहां गुंटा, जिसे आप जनता के नाम से भी जान सकते हो, इसमें कौन कौन शामिल है? तो पहले तो एतमाउद्दौला जो नूरजहां के पिता थे, दूसरा असमत बेगम इनकी माता, और तीसरा आसफ खां इनका भाई, और चौथा साथी शहजादा खुर्रम। तो इस तरह से ये लोग 4 लोग शामिल हैं नूरजहां गुंटा में। ये मेन मेंबर हुआ करते थे जो नूरजहां ने बनाया हुआ है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझें। अगला है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आपको याद है कि किस तरह से मेवाड़ शासकों ने जहांगीर की संधि तो नहीं मानी थी, लेकिन हमने आपसे बताया था कि जो महाराणा प्रताप है उसके बाद उसके पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठते हैं, और वह साथी अमर सिंह जहांगीर के मध्य में चित्तौड़गढ़ की संधि हो जाती है। तो ये आपसे पूछा कि चित्तौड़ की संधि यानी चित्तौड़गढ़ की संधि कौन करवा पाता है? तो आपका जवाब होगा जहांगीर साथी, है ना। हमने ऊपर चर्चा किया था, तो आपने देखा था कि जहांगीर और मेवाड़ की बात अगर देखें तो 1597 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, तो उसके बाद साथी अमर सिंह गद्दी पर बैठते हैं, और अमर सिंह जहांगीर स्वयं 1613 में स्वयं मेवाड़ के विरुद्ध कार्यवाही का विचार बनाता है, और उसने अपना मुख्यालय साथी अजमेर में बनाया हुआ है। 1615 में अमर सिंह और बादशाह जहांगीर के मध्य में साथी चित्तौड़गढ़ की संधि होती है। तो इस संधि के तहत अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र युवराज कर्ण को अपनी सेना के साथ बादशाह की सेवा में भेजने का वचन भी दिया था। और इस तरह से आप देखेंगे कि मेवाड़ ने जहांगीर के समय में जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अगला, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की हुई है? ये सवाल पेपर में बार बार आता है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिया हुआ है? तो आप जानते हैं साथी विलियम हॉकिंस को ये इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अब जानते हैं कि 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि इंग्लैंड से आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी साथी बन चुकी है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, और 1605 में हमारे यहाँ अकबर की मृत्यु हो रही है, यानी अकबर जब जिंदा था तब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। आगे चल के 1608 में पहली बार कोई व्यक्ति गुजरात आता है जिसका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। राजा जेम्स प्रथम
के दूत के रूप में आता है और अकबर के नाम से साथ ही बादशाह जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत होता है। पत्राव उन्हीं के नाम से लाता है। और आप जानते हैं कि विलियम हाकिंस तुर्की और फारसी भाषा को बोल सकता था। जहांगीर उससे बहुत प्रभावित होता है और उसे 400 का मनसब भी प्रदान करता है। उसे फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित करता है। हाकिंस 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहता है। आप देखेंगे तो 1608 से 1611 तक रहता है। उसके बाद वो चला जाता है क्योंकि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अंततः आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार आपके सिलेबस में है, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य ने 1613 में गुजरात में अपना अस्थायी कारखाना लगाया हुआ है। तो गुजरात में अपना अस्थायी कारखाना 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी लगा। अगला, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत में आया था? तो थॉमस रो आप देखेंगे साथी तो 1615 में आता है। और अभी भी शासन में कौन है? तो जहांगीर है साथी, है ना। कौन है? जहांगीर शासन में होता है। तो 1615 में साथी थॉमस रो आता है और इस समय जहांगीर साथी शासन में रहता है। हाकिम के बाद आप देखेंगे तो जेम्स प्रथम का दूत बन करके 1612 में पॉल केनिंग भारत आता है, ठीक है, किंतु इसे भी कोई सफलता नहीं मिलती। इसके बाद 1615 में विलियम एडवर्ड जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के बादशाह की मतलब सेवा में उपस्थित होता है। इसी समय 1615 में टॉमस रो, ठीक है, के साथ जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के वह अजमेर आता है। टॉमस रो, अच्छा, इनके साथ पादरी एडवर्ड टेरी भी आते हैं। पर कहा कि टॉमस रो, यही आपको ध्यान रखना, 1615 में आता है, अजमेर में आता है, जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। अजमेर से वह जहांगीर के साथ कहां पर गया है? मांडू गया। तो यही सवाल पेपर में आता है, ध्यान रखेंगे। सर टॉमस रो सूरत में अंग्रेजों को व्यापारी कोठी या व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल रहा और इसके बाद से इतना ज्यादा फैक्ट्री लगता है, पूछिए मत। हर जगह में जो है साथी अंग्रेजों की फैक्ट्री लग जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो जहांगीर भाई साहब का मकबरा भारत से बाहर स्थित है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, हम बात करेंगे तो 28 अक्टूबर 1627 की जब जहांगीर की मृत्यु होती है, कौन सा स्थान है? तो साथी एक लोकेशन है भिम्बर, ठीक है, कश्मीर में। तो लाते समय दमे के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके शव को लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहदरा नामक साथी स्थान पर दफना देता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद खुर्रम यानी शाहजहां ये साथी 4 फरवरी 1628 को गद्दी पर बैठते हैं। बाबर का मकबरा साथी ये आप याद रखें काबुल में है। अकबर का मकबरा आप जानते हैं सिकंदरा में बनाया गया। जहांगीर का मकबरा साथी ये लाहौर में, और जब शाहजहां मरेगा तो इसका जो है आगरा में, और शाहजहां को ही हम खुर्रम बोलते हैं। तो ये है शाहजहां, ठीक है। अभी शाहजहां को देखा जाएगा इनकी खासियत क्या है। तो इन 4 लोग का मकबरा आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया हुआ है? तो याद रखेंगे एक पंडित है कविंद्राचार्य, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े पंडित हैं जो कि बनारस के पंडित हैं। इनके कहने पर आप देखेंगे ये मिलते हैं साथी, ठीक है, शाहजहां से, और बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर को साथी समाप्त कर देते हैं। तो कविंद्राचार्य ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए 1336-37 की बात करेंगे, जब शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तसल्लिम प्रथा को लॉन्च किया हुआ है। शाहजहां ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत के साथ ही शुरुआत की हुई है। शाहजहां ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया है और काशी के कविंद्राचार्य की प्रार्थना पर हालांकि काशी से तीर्थ यात्रा को साथ ही हटा लिया गया है। कविंद्राचार्य कौन है? तो बनारस के संस्कृत और हिंदी के साथ ही महान विद्वान थे जिन्हें शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया गया था। खंबात के नागरिकों की प्रार्थना पर उसने गोवध निषेध कर दिया था तथा अहमदाबाद की जो चिंतामणि मंदिर है उसका जीर्णोद्धार भी कराया हुआ। तो ये सब फैक्ट जो है याद रखना पड़ेगा शाहजहां के संदर्भ में। अगला, निम्नलिखित में से किसे लेनपुल ने लघु अकबर कहा हुआ है? लेनपुल ने किसे लघु अकबर कहा है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही दारा सिकोह को किसे दारा सिकोह को लघु अकबर कहा जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए हम बात करेंगे मुमताज महल को लेकर के, तो इनका मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम है और ये कौन है? तो साथी ये शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल। 1612 में इनका विवाह हो जाता है इनके साथ, शाहजहां के साथ। 7 जून 1631 को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए साथी प्रसव पीड़ा से मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। 14 बच्चों में से 7 बच्चों की मृत्यु जन्म के समय ही हो गया था और शेष जो 7 बच्चे थे इनमें से 4 पुत्र जीवित रहते हैं। कौन कौन? दारा सिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद। ये 4 लड़के जिंदा रह जाते हैं। 3 पुत्रियां थी, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम और गौहन आरा बेगम। तो 7 लोग एक्सपायर हो गए और 7 लोग बचे थे।
लेनपोल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा हुआ है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। धर्मथ का युद्ध कब लड़ा गया था? धर्मथ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 15 अप्रैल 1658 को धर्मथ का युद्ध लड़ा गया था। सही जवाब होगा साथी आपका। देखिए होता क्या है कि शाहजहां साथी बीमार पड़ गया और इसके बाद इसके जो 4 पुत्र हैं इनमें शासक बनने के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। अब चारों लोग आपस में लड़ेंगे। पहला तो होता है बहादुरपुर का युद्ध, शाही सेना और शाह सुजा के मध्य में होता है और इसमें शाह सुजा पराजित हो जाता है। धर्मथ का युद्ध इसमें मुराद और शाही सेना के बीच में होता है, जबकि एक तरफ औरंगजेब और उसकी सेना और उसकी सेना एक तरफ थी और मुराद और उसकी शाही सेना पराजित हो जाती है इस युद्ध में। मतलब कि आप देखेंगे तो एक तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंफ्यूजन मत बनेगा। देखिए जो शाहजहां है इसके 4 पुत्र बचे हुए हैं। दारा शिकोह से भी युद्ध होगा, शाह सुजा से होगा, औरंगजेब से होगा और मुराद से होगा। तो पहले युद्ध किसके साथ होगा? शाह सुजा के साथ होगा। ठीक है, पहले युद्ध किसके साथ होगा? शाह सुजा से, जिसका नाम है बहादुरपुर का युद्ध। उसके बाद आप देखेंगे तो मुराद के साथ भी युद्ध लड़ा जाएगा साथी, जिसका नाम है साथी धर्मथ का युद्ध। ठीक है, उसके बाद एक सामूगढ़ की लड़ाई दारा शिकोह के साथ लड़ी जाती है। दो लड़ाई दारा शिकोह लड़ता है और सबके साथ औरंगजेब ही लड़ेगा और अंत में साथी औरंगजेब जीत करके आगे आएगा। ठीक है, तो वही आपसे यहाँ पे दे रखा है, ध्यान रखेंगे। बहादुरपुर का जब युद्ध होता है तो शाही सेना और शाह सुजा, ठीक है, इनके मध्य में लड़ा जाता है। शाह सुजा इसमें साथी पराजित हो जाते हैं, तो शाह सुजा खेल खत्म। धर्मथ का युद्ध होता है, इसमें मुराद और शाही सेना एक तरफ होती है, जबकि औरंगजेब और उसकी सेना एक तरफ होती है और इसमें मुराद और शाही सेना पराजित होती है। इस युद्ध में मुर्शीद कुली खान वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा भी जाता है साहब। ठीक है, अगला सामूगढ़ की लड़ाई किसके बीच में लड़ी जाती है? तो देखिए सामूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब और दारा शिकोह, चूंकि 2 लोग के बीच में लड़ चुका है, अब दारा शिकोह बच रहे थे, इनके खिलाफ लड़ता है। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। सामूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? तो 29 मई 1658 को यह युद्ध होता है। आगरा के पास दारा शिकोह की सेना और औरंगजेब के मध्य में यह युद्ध होता है। दारा शिकोह की सेना साथी इसमें पराजित होती है। दारा शिकोह युद्ध भूमि से भाग गया, जिसका पीछा करते हुए औरंगजेब और मुराद ने क्या था, मतलब दोनों मिलकर के, औरंगजेब मुराद वह अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था। किसने? औरंगजेब ने। किसको? मुराद और अपने पिता शाहजहां को पकड़ लिया था। ठीक है, अंत में मुराद की हत्या कर दी गई थी साथी। यह एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में अब देखेंगे विजय के बाद 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक भी कराया हुआ। मतलब सामूगढ़ की लड़ाई के बाद कोई बचता ही नहीं है, दारा शिकोह भाग गए और पिताजी को बंदी बना लिया है। ठीक है, बचाए कौन? आगे एक और युद्ध लड़ता है, लेकिन देवराई का युद्ध। और इस युद्ध में आप देखेंगे तो फिर से जो भाग करके गए थे दारा शिकोह वापस आते हैं, तो दारा शिकोह से ये युद्ध लड़ा जाता है, देवराई का युद्ध, दारा शिकोह वर्सेज औरंगजेब। तो इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला होगा साहब यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, देखिए 2 युद्ध की बात करेंगे, एक तो खजुआ का युद्ध और एक दोहराई का युद्ध। दोहराई ने 1532 लड़ा, नहीं दूसरा है। तो अब देखेंगे तो 5 जनवरी 1659 को इलाहाबाद के खजुआ नामक स्थान पे लड़ाई लड़ा गया था। शाह सुजा भी था और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शाह सुजा था ये पराजित होता है और अराकान के जंगल में चला गया, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। शाह सुजा भी खत्म। बचता है देवराई का युद्ध। तो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए अंतिम युद्ध था। यह युद्ध हुआ था कब? 13 मार्च 1659 को अजमेर के पास में लोकेशन है देवराई। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है और इस युद्ध में साथी दारा शिकोह पराजित होता है और देवराई के युद्ध में जो इस तरह से युद्ध था, मतलब उत्तराधिकार को लेकर के चारों भाइयों में, वह समाप्त होता है और अंततः औरंगजेब जीत जाता है और अब साथी औरंगजेब साथी शासन में बैठेगा। दारा शिकोह जब मर जाता है तो प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उसे दफनाया गया था साहब? तो याद रखेंगे दिल्ली में दारा शिकोह को दफनाया जाता है। ठीक है मतलब उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। तो हुमायूं के मकबरे के बाद, हुमायूं के मकबरे के पास दारा शिकोह को दिल्ली में ही दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए देवराई के युद्ध में जब दारा शिकोह पराजित होता है तो उसके बाद भाग गया। पुनः पकड़े जाने पर औरंगजेब ने इसे मृत्यु दंड दे दिया। दारा शिकोह के सिर को आगरा के ताजमहल के परिसर में और धड़ को साथी क्या किया गया है? दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास में दफनाया गया। दारा शिकोह सर्वाधिक सुसज्जित अध्येता लेखक था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था। दारा शिकोह, आपको ध्यान रखना होगा। मज्जम उल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना थी, जबकि सिर ए अकबर शीर्षक के तहत दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद भी किया हुआ है। तो ये सब पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, देवराई का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अभी आपने देखा था देवराई का युद्ध, तो
तो अभी आपने देखा था 1659, तो एक ही जगह 1659 दिख रहा है, तो आप बता दीजिए 13 मार्च 1659। तो इस तरह से आपका डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर साहब। ठीक है, ये दिया गलत दिया सही कर लेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे कुछ युद्ध के। तो बहादुरपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 14 फरवरी 1658। ये 1658 याद रखेंगे, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। धर्मत का युद्ध आप याद रखेंगे तो अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई, अब देखिए ये तीनों का डेट भी याद रखना चाहिए, सब 1658 में हुआ है। तो 14 फरवरी, 15 अप्रैल और 29 मई। खजुआ का युद्ध होता है 5 जनवरी 1659 को। देवराय का युद्ध होता है 13 मार्च 1600। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक कराया गया? यानी कौन सा मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो साथ ही याद रखेंगे जो औरंगजेब है इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिए अब हम बात करेंगे औरंगजेब। तो आपने देखा किस तरह से उत्तराधिकार के युद्ध में सबको मार करके ये भाई साहब आगे आ रहा है, मतलब शाह सुजा को भी मार दिया हुआ है और दारा सिकोह को भी खत्म कर दिया हुआ है, मुराद को भी खत्म कर दिया। तो आप देखेंगे औरंगजेब, तो उज्जैन के पास साथी एक लोकेशन है दोहद, यहाँ पे औरंगजेब का जन्म हुआ है। इसके पिता आप जन्म करते हैं शाहजहां, जबकि माता वही मुमताज महल है। शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि भी प्रदान की हुई है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक होगा। पहला राज्याभिषेक इसका 21 जुलाई 1658 को होगा, जबकि दूसरा राज्याभिषेक इसका साथी यह 15 जून 1659 को होगा। पर ये दोनों सवाल नहीं पूछता। लोक आचरण के निरीक्षण के लिए औरंगजेब ने मुहतसिब नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने किया? दक्षिण भारत में आप देखें तो बीजापुर व गोलकुंडा तथा मराठे औरंगजेब के समय की 3 प्रमुख शक्तियां थी। अब इन तीनों से इसे लड़ना पड़ेगा, मराठों से भी लड़ना पड़ेगा, बीजापुर से लड़ना पड़ेगा और गोलकुंडा से भी लड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान जीता था? तो दुश्मन कौन है? बीजापुर, गोलकुंडा। तो जीतेगा किसे? किसे जीतेगा? तो लेकिन जीतेगा किसके? तो दुश्मन है साथी, तो बीजापुर और गोलकुंडा। तो इस तरह से सी आपका हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, औरंगजेब की अगर हम दक्षिण नीति की बात करें तो औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया हुआ है। बीजापुर में आप देखेंगे तो आदिल शाही राजवंश सबसे ज्यादा विस्तारित था। औरंगजेब के समय में यहाँ का शासक यूसुफ आदिल शाह है। ठीक है, आदिल शाह के बाद इसका पुत्र सिकंदर आदिल शाह सुल्तान बना। कालांतर में इसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में साथी मिला लिया। ध्यान रखना होगा कि 12 सितंबर 1686 को सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण किया था, अर्थात औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को जीता है। ये सवाल आपसे पूछता है कब जीता है, तो आपका जो होगा 1686। बाकी 90% सवाल यही पूछता है कि दक्षिण भारत के कौन 2 राज्य हैं जिनको औरंगजेब ने जीता, तो बीजापुर और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा को कब जीता गया था? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि औरंगजेब ने गोलकुंडा को साथ ही 1686 में जीता हुआ है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा 1686, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। 1686 दिया हुआ। अच्छा पूछा है कि गोलकुंडा पहुंचता है। अच्छा गोलकुंडा को कह रहा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे गलती हो जाएगा। बीजापुर को जीता हुआ है 1686 में, जबकि ये दिया है साथी गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा के बारे में पूछ रहा है। देखिए अगर बात करें गोलकुंडा को लेकर के, तो गोलकुंडा पर अगर इसके विजय को लेकर के चर्चा, देखिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम औरंगजेब की यहीं पर थोड़ा समझाते हैं इसको, रुक जाइए, यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, अगर हम औरंगजेब की दक्षिण की नीति को चर्चा करें तो 2 लोग हैं। कौन कौन सा? एक तो आप देखेंगे सबसे पहले बीजापुर के लोग हैं। ठीक है, मतलब बीजापुर है जो कि इनसे दुश्मनी करता है, और दूसरा आप देखेंगे तो गोलकुंडा है जो कि इनसे दुश्मनी करता है। ठीक है, औरंगजेब से। बीजापुर पे आप देखेंगे तो आदिल शाही वंश है साहब। ठीक है, आदिल शाही वंश है, आदिल शाही वंश है, और यूसुफ आदिल शाह यहाँ पे संरक्षक है, मतलब ठीक है जो भी है राजा है। ठीक है, आप देखेंगे तो बीजापुर वालों ने, ठीक है, सिकंदर आदिल शाह आत्मसमर्पण करता है कब? तो 12 सितंबर, यहाँ पे नोट करेंगे 12 सितंबर। ठीक है, 1686 को, 12 सितंबर 1686 को आत्मसमर्पण किया हुआ। तो यानी बीजापुर पे कब करता है? 1686 में करता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे गोलकुंडा को लेकर के, तो गोलकुंडा के शासक उस समय हुआ करते थे साथी अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह शासक हुआ करते थे। और अंत में आप देखेंगे तो अबुल हसन कुतुब शाह आगे आते हैं, और वो 1687 के अंदर, ये 86 में और इसी के 1 साल बाद गोलकुंडा वाले भी 1687 में आत्मसमर्पण करते हैं। अब सवाल ये क्या पूछा है तो देखेंगे, तो कह रहा है कि कब आत्मसमर्पण किए थे, तो इस तरह से औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा को 1687 में जीता गया था। तो सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, जो पॉइंट नहीं क्लियर उसे क्लियर कर दीजिए। देखिए अगर हम बात करेंगे औरंगजेब का गोलकुंडा पर विजय, तो औरंगजेब के समय में गोलकुंडा के शासक कौन है? तो सुल्तान है अब्दुल्ला कुतुब शाह।
इनकी मृत्यु के बाद इनका जो दामाद है अबुल हसन कुतुब शाह गद्दी पर बैठता है। अबुल हसन एक अयोग्य शासक है, ध्यान रखेंगे। इसके समय में मदन्ना और कन्ना नामक दो ब्राह्मण मंत्रियों के हाथों में शासन रहा करता था। औरंगजेब ने 1685 में शहजाद मुअज्जम, जो कि औरंगजेब का पुत्र है, इसको इसके साथ विशाल सेना गोलकुंडा भेजता है, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिलती। अंततः आप देखेंगे 1687 में औरंगजेब स्वतः साथी गोलकुंडा के लिए निकलता है। कालांतर में अबुल हसन कुतुब शाह ने साथी आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो दो लोकेशन आपने देखा, दो लोकेशन को साथी इसने मिलाया हुआ है मुगल साम्राज्य में। औरंगजेब के निम्नलिखित में से किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया था? मतलब ये औरंगजेब के खिलाफ ही हो गया था, तो कौन है? तो साथी जो इसके खिलाफ हो गया था, तो अभी देखिए अकबर। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा औरंगजेब के 4 पुत्र बचते हैं, ठीक है। अकबर भी इसी में से एक पुत्र है। तो अब ये वाला वो वाला अकबर नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये तो हो जाएगा गड़बड़। इसने नाम रख दिया तो क्या ही कर सकते हैं, हम लोग के लिए दिक्कत कर दिया। लेकिन इसका नाम पूरा अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड कहा जाए तो थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अकबर सेकंड इसका नाम देंगे, वरना कंफ्यूजन बना रहेगा अपने अंदर, है ना। तो यहाँ पे अकबर द्वितीय नाम का एक व्यक्ति है जो कि क्या करता है, राजपूतों के साथ मिल जाता है और अपने पिता के विरोधी के रूप में काम करता है। तो इस तरह से बी आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब एग्जामिनर नहीं लिखा तो हम क्या ही कर सकते हैं। देखिए औरंगजेब के साथ कुल 5 पुत्र हैं, कौन कौन? सुल्तान और एक अकबर द्वितीय, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ठीक है। 1681 में और औरंगजेब राजपूतों के साथ विरुद्ध, मतलब राजपूतों के विरुद्ध अभियान में व्यस्त था। इसी समय आप देखेंगे तो राजपूतों का के प्रति नीतियों व मेवाड़ को खुद को हटाए जाने से नाराज होकर के मोहम्मद अकबर, यानी जो कि औरंगजेब का पुत्र था, इसने 11 जनवरी 1681 को खुद को सुल्तान घोषित किया और राजपूतों से मिल गया कि अब अपने पिता को मार देंगे। अकबर के सहायता राणा राजा सिंह और दुर्गादास राठौर कर रहे थे। हालांकि अकबर का मुकाबला करने के लिए औरंगजेब ने शाहजादा मुअज्जम को भेजा, जैसे जैसे अकबर दक्षिण में संभाजी के शरण में चला गया, ठीक है। मतलब ये जो अकबर है वो मराठा शासक थे संभाजी, उनके पास में चला जाता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो उन्होंने उसकी सहायता भी की हुई है। 1682 में औरंगजेब स्वयं दक्षिण भारत पहुंचा और भयभीत होकर के अकबर वहां से ईरान चला गया। 1704 में अंत में उसकी मृत्यु हो गई। मतलब वो भागता ही रहा। औरंगजेब से लड़ पाएगा क्या? नहीं लड़ पाएगा, औरंगजेब खुदा खतरनाक था, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? किसे कहा जाता है साथी? जिंदा पीर। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब। इसे जिंदा पीर के नाम से जानता है, तो बी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। देखिए बात करेंगे औरंगजेब, तो औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा है। यह प्रश्न पेपर में बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। किस मुगल शासक के कार्यकाल में या दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या थी? तो आपका जवाब होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के नवीनीकरण में दान भी दिया हुआ है। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया हुआ है। औरंगजेब ने के दरबार में संगीत को बंद कर दिया गया है। हालांकि वाद्य संगीत यानी नौबत बैंड को जारी रखा गया। तो ध्यान रखेंगे शास्त्रीय संगीत में रुचि लेता था और औरंगजेब स्वतः एक कुशल बीड़ा वादक है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि बीड़ा बजाता था स्वतः। औरंगजेब को साथ ही जिंदा पीर कहते हैं। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे ज्यादा कृतियों की रचना औरंगजेब के काल में हुई है। ये थोड़ा सा इसका साहित्यिक प्रदर्शन है, आपको ध्यान रखना। अगला, औरंगजेब के बाद निम्नलिखित में से कौन शासक बनता है? तो अब इसके 5 पुत्र, आप बताइए क्या होगा? पांचों के बीच में क्या होना चाहिए? तो आप लोगों के साथ लड़ाई तो होनी है, बिल्कुल होनी है, पर मुअज्जम यहाँ पे शासक बनेगा। अब देखिए कैसे बनता है मुअज्जम, क्योंकि आजम, कामबख्श, जहांदर ये लोग को भी तो मतलब परास्त तो करना है, लड़ाई तो होनी है ना। देखिए तो भैया फिलहाल में आप मुअज्जम का नाम याद रखिए, औरंगजेब के बाद बनेगा मुअज्जम शासक। देखिए औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 3 मार्च 1707 को, ठीक है। कहाँ पे? अहमदनगर में हो जाती है। इस समय औरंगजेब के सिर्फ 3 पुत्र ही जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम अफगानिस्तान में जामरूद नामक लोकेशन पर था। वह मृत्यु के बाद सीधे दिल्ली पहुंचा, धड़ धड़ धड़। रास्ते में लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से, ध्यान रखिएगा, अपना राज्याभिषेक कर दिया और खुद को बादशाह घोषित कर दिया। दूसरी तरफ कामबख्श बीजापुर में था और वहां पे अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया। आजम आगरा पर अधिकार करने के लिए आगरा के पास जजाओं के शिविर लगाया। मतलब 3 लोग रेडी हैं, आजम भी और कामबख्श भी और बहादुर शाह यानी मुअज्जम, ठीक है। 3 लोग रेडी है साथी। अब देखिए युद्ध तो होना तय है। तो पहला युद्ध लड़ा जाएगा जजाओं का युद्ध। तो भैया जजाओं का युद्ध किसके किसके बीच में हो सकता है? आप समझ सकते हैं, बहादुर शाह और आजम के बीच में हुआ। कब लड़ा गया? 18 जून 1707 को लड़ा गया। और ये दोनों लोग हैं कौन? बहादुर शाह वही मुअज्जम, है ना। और ये लड़ाई लड़ा जाता है 18 जून 1707 को। तो इस तरह से राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला। देखिए अगर हम बात करें जजाऊ का युद्ध, तो 2 युद्ध को याद रखेंगे। पहला तो जजायु
जो कि 18 जून 1707 को होता है। इस युद्ध में बहादुर शाह ने आजम को पराजित करके मार डाला। बीजापुर का युद्ध, यह युद्ध जनवरी 1709 को हुआ। इस युद्ध में बहादुर शाह ने कामबख्श को बुरी तरह से घायल किया। युद्ध में कामबख्श का पुत्र मारा गया। अगले ही दिन कामबख्श की मृत्यु इसमें हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार उत्तराधिकारी के युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह यानी मुअज्जम जीत जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो जलालू का युद्ध बहादुर शाह ने आजम को पराजित किया। इधर आजम खत्म हो जाता है और इधर आप देखेंगे कामबख्श खत्म हो जाता है। बचा कौन? मुअज्जम, जिसने खुद को बहादुर शाह की उपाधि लेकर के 63 साल का बुढ़ा आदमी साथी बैठता है गद्दी पर। आगे देखिए, अकबर ने वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए कई दीवानों की नियुक्ति की थी। निम्नलिखित में से कौन विभिन्न कारखानों के आय व्यय का ब्यौरा रखता था? तो औरंगजेब के बाद मुअज्जम बनता है, बहादुर शाह बनता है। वहीं पर आकर के थोड़ा सा आपको रुक जाना है, क्योंकि उसके बाद बहादुर शाह के बाद आप उधर फर्रुखसियर आ जाएंगे। ठीक है, वो बिलासी जीवन जीते हैं। अंतिम मुगल शासक आ जाएंगे धीरे धीरे, तो उधर परवर्ती मुगल शासक। अब आप औरंगजेब के बाद जितने शासक देखेंगे उन सबको हम परवर्ती मुगल शासक कहते हैं। आगे चल के इनकी चर्चा जब हम लोग विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मराठाओं के बारे में, तो वहां पे इसकी चर्चा करेंगे। और जब मराठा के बारे में पढ़ेंगे तो औरंगजेब और मराठाओं के बीच में क्या युद्ध संघर्ष चल रहा था उस पर भी चर्चा करेंगे। जब मराठाओं को हम पढ़ेंगे तो मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या बवाल होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो मराठा औरंगजेब के समय में भी है और मराठा ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार में भी आएंगे। तो ये दोनों, और मराठा जब चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा तो मराठाओं के साथ उनका संबंध वही हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखें, कहा कि अकबर ने वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए दीवान की नियुक्ति की थी। निम्नलिखित में से कौन विभिन्न कारखानों के आय व्यय का विवरण रखते थे? ठीक है, तो याद रखेंगे, तो आय व्यय का विवरण दीवान ए वायुतूब नाम का व्यक्ति रखता था। आय व्यय का यानी कारखानों के आय व्यय का विवरण यही रखते थे। तो इस प्रकार सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए, कुछ अधिकारी हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। जैसे दीवान ए खालसा, साम्राज्य में खालसा भूमि का प्रबंधन ये करते हैं। दीवान ए तन, जागीर एवं वेतन संबंधी काम को देखते हैं। दीवान ए वायुतोब, तो विभिन्न कारखानों के आय व्यय का विवरण। दीवान ए तबजीह, सैनिकों का लेखा जोखा। दीवान ए सादात, धार्मिक मामलों का लेखा जोखा। मुशर्रिफ ए खजाना, ये केंद्रीय कोष की देखभाल करते हैं। तो इनका थोड़ा सा नाम आपको याद रखना होगा। अगला, मुगल काल में मीर बख्शी नाम का पदाधिकारी किससे संबंधित है? तो यहाँ पे मीर बख्शी जो साथी वो याद रखेंगे सैन्य विभाग से संबंधित है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर आपका कौन सा? पहला हो जाएगा राइट आंसर। और पेपर में ये सवाल बन सकता है। तो ये कुछ अधिकारी हैं जिनका नाम आपको याद रखना होगा। यह सैन्य विभाग से संबंधित है मीर बख्शी। खाने समा गृह विभाग का प्रधान अधिकारी है। सद्र और सुदूर धार्मिक मामलों से संबंधित है। मोहतसिब साथी ये जन आचार निरीक्षण विभाग से। जबकि आप देखेंगे तो मीर अतीसी या दरोगा ए तोपे खाना, तो तोपे खाना का प्रधान है। मीर बहर कौन है? तो सेना को नदी पार कराने के लिए जो पुल और नाव की व्यवस्था करते हैं उनको मीर बहर बोला गया। वाकाई ये नबीस ये कौन है? तो ये सूबे के गुप्तचर विभाग के प्रधान होते हैं। इसी तरह से मुगल कालीन पद मीर बख्शी कौन है साथी? तो आप अभी देखें कि यह सैनिक विभाग के प्रमुख हैं। इनकी नियुक्ति बादशाह करते हैं। इसका काम सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन संबंधित है। यह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके मासिक वेतन का निर्धारण भी करता है। तो क्या ये सारा काम ये करता था? तो हाँ, तो ये सभी काम साथी मीर बख्शी करता है। तो डी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब। ठीक है, देखिए मीर बख्शी के पद की बात करें तो आपने अभी देखा कि सैन्य विभाग का साथ ये प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति स्वतः बादशाह करते हैं। इसका काम सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित है। यह साथ ही सरखत नाम का एक प्रमाण पत्र जारी करता है जिसमें सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित किया जाता है। उच्च श्रेणी के मनसबदार होते थे तथा मनसबदारों एवं सम्राट के बीच में कड़ी का काम करते थे। प्रांतों में बड़ी बख्शी होते थे जो कि मीर बख्शी के अधीन काम करते थे। मतलब कि बख्शी होते थे प्रांत में और वो मीर बख्शी के अधीन काम करते थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में सरकार यानी जिला प्रशासन में राजस्व का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था? तो कई सारी सरकारों में, सूबे सरकारों में, सरकार जो था कई सूबों में बटा हुआ करता था। तो भाई जाहिर सी बात है कि पूरा साम्राज्य कई सूबों में बटा था, जैसे आप प्रांत कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कह रहा कि मुगल काल में सरकार यानी जिले का राजस्व अधिकारी कौन हुआ करता था? तो उसे क्या बोलते थे साथी? तो अमल गुजारी बोलते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा हम समझेंगे अकबर के समय में, तो इसका जो पूरा साम्राज्य था वो 12 सूबों में बटा हुआ था। ठीक है, और आगे चल के दक्षिण में 3 लोग और मिल जाते हैं। ठीक है, कालांतर में आप देखेंगे तो 15 सूबे हो जाते हैं। जहांगीर के समय में तो और बढ़ जाता है। शाहजहां के समय में आप देखेंगे तो 22 सूबे हुआ करते थे। ठीक है, और अकबर आप देखेंगे तो अकबर ने क्या किया था? पहले सूबा हुआ करता था। इस सूबा को अकबर ने सरकार में बांटा हुआ था, माने जिला में। तो सूबा का मतलब हो गया प्रांत। ठीक है, जैसे इसमें आप ये मान के चलिए कि ये राज्य। ठीक है, फिर इसे क्या करते हैं? सूबे को सरकार में यानी जिला में डिवाइड कर देते हैं। और अकबर के समय में आप देखेंगे तो लगभग में 124 सूबे हुआ करते हैं।
सॉरी 124 सरकार हुआ करते हैं, तो इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जो जिले का प्रमुख होता था उसे हम फौजदार कहते हैं, और जो कि जिले का राजस्व का प्रमुख अधिकारी था उसे हम अमलगुजार कहते थे। तो इस तरह से ध्यान रखना होगा, यहाँ पे दिया होगा, इसे आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। तो सर्वाधिक सूबे किसके समय में है, तो याद रखेंगे शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा सूबा हुआ करता है। अकबर के समय में कितने सरकार हैं, तो 124 सरकार है। फौजदार कौन है, तो जिले का प्रमुख है, जबकि अमलगुजार कौन है, जिले में राजस्व का प्रमुख है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है मुगल काल में परगने का प्रधान कौन हुआ करता था। अब देखिए सूबा सरकार, सरकार को क्या करेंगे फिर से परगने में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो सरकार को परगने में विभाजित किया जाता था। जैसे जिला हो गया तो जिला को कैसे में बांटेंगे, तो आप तहसील में बांटेंगे, है कि नहीं है। तो ऐसे ही, तो इस तरह से राइट आंसर आपका हो जाएगा सतीश। जो सिकदार हुआ करता था वो परगने का प्रधान हुआ करता है, क्या परगने का प्रधान सिकदार हुआ करता है। तो ध्यान रखेंगे मुगल काल में शेर शाह ने परगने के शासन को सुव्यवस्थित किया हुआ था। प्रत्येक सरकार यानी जिला प्रशासन को उसने परगने में डिवाइड किया हुआ था। सिकदार साथ ही परगने का प्रधान हुआ करता था, वह फौजदार के अधीन होता था। सिकदार कृषकों से राजस्व वसूली अमील की सहायता से करता था। अमील क्या है, तो यह परगने का वित्त अधिकारी था। इसका प्रमुख कार्य था भूमि कर को निर्धारित करना और वसूली करना। अमील के अधीन साथ ही कारकुन नाम का अधिकारी होता था, जो कि लिपिक की तरह काम करता था, जैसे आजकल के लेखपाल हैं वैसे काम करता था, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या ज्यादा थी, तो आप तो धुआं धुआं कर देंगे आप, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब। तो इस तरह से साथी आज का जो सेशन है यही कंप्लीट होता है। अब देखिए अकबर ने 1577 में जात और सवार जैसे पदों का यूज किया हुआ है, और जात का मतलब था सैनिक पद और सवार का मतलब था घुड़सवारों की संख्या। तो जात और सवार के आधार पर साथी मनसबदार अपॉइंट करता था कौन, अकबर। जहांगीर ने अपने समय में 2 असप और 3 असप नामक नवीन व्यवस्था स्टार्ट किया हुआ है। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या आप देखेंगे लगभग में 33%। तो इस तरह से आज का सेशन साथी कंप्लीट होता है। कल हम लोग इसके अंतिम पार्ट यानी पार्ट 3 की डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद मुगल काल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम कल के सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।